आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे भाई, संपूर्ण इतिहास, लेकिन ये एनसीईआरटी वाली क्लास है जिसमें आपको हम नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी दोनों की वो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहे हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षा के लिए आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका फैक्ट भी मौजूद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सेशन पसंद आए इसके लिए दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा और जोश और उत्साह के साथ पढ़िए। क्यों ये बात मैंने इसलिए सिर्फ बोली है कि अभी भी डेली आप में से तमाम साथी, जब मैं लाइव प्रैक्टिस कराता हूं, कमेंट करते हैं सर एनसीईआरटी की बुक, तो भाई उन तक आप लोग सूचना दे दीजिए ना कि यहाँ जब फ्री चल रहा है, सारे मैटर उपलब्ध हैं, तो कहीं क्यों जाना है। अब मन लगा के ये वीडियो क्यों बना के दे रहा हूँ। आप कहते हो इसमें सर आप बोल नहीं रहे। मेरे भाई, जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं बोलूंगा कैसे। रिकॉर्ड क्यों किया? आप ही के लिए तो किया है ना, कि ताकि आप पूरा लेक्चर एकाग्रता से ध्यान से सुन पाए। अब बाकी लाइव तो हम डेली आपसे बात कर ही रहे हैं माय डियर, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बिना किसी देरी के जोरदार तरीके से आप लोग एकदम लाइव की तरह कमेंट करते जाना, वीडियो के नीचे शानदार कमेंट्स। और आपको बीच बीच में बहुत सारे सवालों को पूछता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं दुखी हूं कि कुछ ही विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने शुरू से लास्ट तक देखा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कम देखा। आपको क्या लगता है कि पूरा रिवीजन नहीं करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर होगा? जी नहीं। तो इस बात को मानिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, दोबारा भी एक बार वीडियो को देखिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर, वहां से लेके रिवीजन करिए। पूरी एनसीईआरटी की जितना प्रैक्टिस पेपर हमने कीर्तमान एकेडमी वाले चैनल पर एनसीईआरटी खजाना के नाम से पढ़ा रखा, खजाने में हाथ डालिए और आप भी माला माल हो जाइए। नहीं ऐसा करेंगे तो फिर आप ही जानिए, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आप देखिए कि आज के सेशन को शुरू करेंगे। क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है, धातु युग, मेटल एज, इस नाते आज हम लिख के पढ़ाएंगे तो देरी होगी, सीधे हम आपका पीपीटी पर ही आ जाते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले अगर हम धातु युग की बात करते हैं, एक तो आपका ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां नॉर्मली विद्यार्थी थोड़ी सी कम ध्यान देता है, और थोड़ी कम ध्यान देने के नाते नुकसान थोड़ी ज्यादा हो जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि नुकसान ज्यादा हो जाएगा, और नुकसान ज्यादा होगा तो दिक्कत होती है। मेरे भाई, बात मैंने पूरी कर ली क्या? हाँ, कर ली। चलिए, अब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले धातु युग है क्या। जैसे मैं यहाँ पे अब धातु युग की चर्चा करूंगा, तो धातु युग के बारे में माय डियर, मेटल एज, पूरा एक एक चीज इसमें आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, धातु युग में पहले तो जानिएगा कि नवपाषाण युग का जो अंतिम चरण, नवपाषाण युग के अंतिम चरण से धातु, खास तौर पे तांबे, आपको याद है ना कि भारत में मानव के द्वारा पहली इस्तेमाल की गई धातु तांबा है, और जो सामान्यतः 5000 ईसा पूर्व मानव के द्वारा इसे इस्तेमाल किया गया। तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में तांबे का इस्तेमाल शुरू होता है। उसके बाद की जो परिस्थिति बनेगी, वहां कांसा और लौह के लोग भी इसे, कांसा और लोहे से भी लोग परिचित हो जाएंगे। और यही वो कारण है कि पाषाण युग के बाद हमारे यहाँ पे धातु युग या मेटल एज शुरू हो जाता है। इस धातु युग को हम लोग क्रम से 3 कालों में विभाजित करते हैं मेरे भाई। 3 कालों में जब विभाजित करेंगे तो एक आपका होता है ताम्र युग, दूसरा आपका कांस्य युग, और तीसरा लौह युग। माय डियर, आज ये तीनों आपको ताम्र, कांस्य और लौह युग इसी क्लास में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। और फिर से बता रहा हूं, जिन साथियों ने इसे नहीं पढ़ा, नॉर्मली उसमें गलती करते हैं, आप पूरा पढ़िए, पूरा समझिए। हाँ, इतना फिर से मैं कहूंगा, इसमें सारे तथ्य और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी वाले ही हमने लिए हैं। इस नाते आप उन चीजों को पढ़िए, बहुत काम की बातें हैं वो। बाकी इसका बहुत ही विस्तृत लेवल, ब्रॉड लेवल, वो हम आपको एक अलग से क्लास पढ़ाएंगे जो अपने आप में बेमिसाल होगी। वैसे भी शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास है। एनसीईआरटी के बाद जब मैं आपकी टेक्स्ट बुक वाली क्लास शुरू करूंगा ना, तो आप एकदम मस्त हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई, देखिए अब इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपने ताम्र युग की बात की है, ताम्र पाषाण युग। जब आप ताम्र पाषाण युग की बात करते हैं तो एक ऐसे युग के बारे में बात कर रहे हैं जहां का मानव तांबा और पत्थर, पाषाण, दोनों का इस्तेमाल करके वो अब क्या करेगा? औजारों का निर्माण करेगा। तांबा और पाषाण की जो अवस्था है वो ताम्र पाषाण काल है। इस ताम्र पाषाण काल को इंग्लिश में चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है।
कभी कभी वो डायरेक्ट चालकोलिथिक एज का संबंध किससे ये पूछ देते हैं, यानी उसकी हिंदी आपको जाननी है, जो कि आपका ताम्र पाषाण युग कहलाता है मेरे साथियों। तो चालकोलिथिक युग को क्या कहोगे? ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाएगा। अभी तक सारे लोग कमेंट नहीं कर पाए, फिर कहो सर जी बोल नहीं रहे। बोल तो रहा हूं मेरे भाई। चलिए मुस्कुराइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नवपाषाण काल की अंतिम अवस्था धातु युग की है। मानव ने पहला इस्तेमाल जिस धातु किया वो तांबा थे जी, आज बड़ी पवित्र है। धातु युग को 3 कालों में आपने बांटा, क्या? दोहराइए मेरे साथ। क्या क्या? ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। अभी मैंने चर्चा शुरू की मेरे भाई, किसकी? तो ताम्रपाषाण युग। क्या समझे आप? तांबा और पत्थर को मिला के जब औजारों का करेगा मानव निर्माण, क्योंकि मानव की जीवन यात्रा संघर्ष भरी रही है मेरे साथियों। तो चालकोलिथिक के नाम से आपने जाना ताम्रपाषाण युग को। अब जिस काल में मानव क्या करेगा? पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ इस्तेमाल करेगा, पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल करेगा, और वही जो काल होगा आपका ताम्रपाषाणी काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ताम्रपाषाणी काल कहलाएगा। और इसे कई बार आप जानिए कि नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले तांबा धातु के औजारों का प्रयोग किया गया, और ऐसा माना जाता है कि तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। अब सवाल होगा कि सर आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है? भाई प्रमाण तो चाहिए। बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो इसका प्रमाण ये होगा माय डियर, इसके सबसे पहले जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से? तो वो जान लीजिए आप। मद्रास में एक प्लेस आपका है अतिरपक्कम। कौन सा? अतिरपक्कम से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। देखिए डायरेक्ट ये सब सवाल हैं आपके। तो यहां से मिला अतिरपक्कम से तांबे की कुल्हाड़ी। ताम्र पाषाण काल का जो मानव था, ये भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना करता है। पॉइंट नोटेड मिलॉर्ड, यानी इस पॉइंट को ध्यान रखना साथियों कि पहली बार ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत कौन सा मानव कर रहा है? तो ताम्र पाषाण कालीन मानव। जब हम ग्रामीण मानव की बात कर रहे हैं तो शहरी संकल्पना भी कहीं कहीं दिमाग में तो चल रही होगी। तो कहते हैं ये लोग नगरों में नहीं बल्कि कांस्य युग के लोग क्या है? नगरवासी। तो यानी आपने कहा कि ताम्रपाषाण के लोग गांवों में बसेंगे, तो कांस्य काल के लोग कहां जाएंगे? शहरों में जाएंगे। कहते माय डियर कि यहाँ पे मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे उच्च कोटि का है, बेहतर है। यहाँ पे हमें बहुत याद आ रही जोरवे संस्कृति की, जो कि महाराष्ट्र की है माय डियर। और ये जो जोरवे संस्कृति ये भी कैसी है? ग्रामीण थी। फिर भी इसकी कई बस्तियां हैं जहाँ पे दाइमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। आप इसे यूं समझ सकते हो जैसे आज का, क्या आप बताइए, क्या पूरा भारत आज नगरीकृत है? क्या कहोगे? नहीं। आप क्या डायलॉग मारते हैं कि सर भारत की आत्मा गांव में बसती है। सच सच डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या साथ साथ मुंबई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता जैसे महानगर नहीं है? बिल्कुल है, जहां शहरीकरण है। तो माय डियर दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ हमारा ग्रामीण भारत चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा शहरी जीवन भी चल रहा है। अभी कह रहे हैं जो, अब हम जब कहते हैं कि भाई जोरवे संस्कृति तो ग्रामीण है, तो कुछ शहरीकरण भी डेवलप हुआ दिख रही है हमें। कहाँ पे? एक तो इनाम गांव, दूसरा दायमाबाद। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के ध्यान से पढ़ना। जोरबे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दायमाबाद या दायमाबाद है। आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं तकनीकी दृष्टि की बात करूंगा तो ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति की पहले की है, लेकिन कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां बाद में आती हैं, और इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति पहले, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को हमारे इतिहास के विद्वानों ने बाद में रखा है। तो हम उसी बेस पर अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। अब सवाल ये आता है कि मानव ने चित्रित मृदभांडों, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया। वो पहली बार किस कलर का इस्तेमाल कर रहे थे? तो काले और लाल मृदभांड का। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, बात 1922 की। 1922 में कानपुर के बिठूर में सबसे पहले ताम्र औजार कांटेदार बर्छी की खोज की गई थी। तो सबसे पहले 1822 में तांबे की बर्छी खोजी गई। कहां पर? कानपुर के बिठूर में। सर्वाधिक 21 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली हैं? मुरादाबाद के मदनपुर से। इस पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि पॉइंट नॉर्मली ध्यान में नहीं रहता लोगों के पास। तो एक स्थल कौन सा है? मदनपुर।
ये मदनपुर से क्या खास मिला है? तो 31 मानव आकृतियां मिली हैं। ये कहाँ पे है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में है। ताम्रपाषाण के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं हैं और इसका प्रयोग कभी कभी कर लेते थे, और ये घोड़े से भी परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कच्ची ईंटों को, कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की पूजा करते थे। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण काल के तथ्य हैं। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को ना? तो मेरे भाई ताम्रपाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान लीजिए, जहां से डायरेक्ट आपको मिलेंगे सवाल। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रख करके अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। इस समय शव के संस्कार के लिए घर के भीतर ही शव को दफना दिया जाता था। हड़प्पाई लोगों की तरह इनके अलग अलग कब्रिस्तान नहीं थे। आहार, जिसका प्राचीन नाम ताम्रवती है, ये प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। दायमाबाद में कांसे की वस्तुओं को प्राप्त किया गया है। कांसे की वस्तुओं को दायमाबाद से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा माय डियर याद रखना, इस काल में लोग गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नौदा टोली में भी पाए गए हैं। यहाँ नौदा टोली को जरूर लिख लीजिएगा। ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां पर लगभग सभी अनाजों के उगाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो सारे लोग लाइन से स्पैम कर दो कमेंट बॉक्स में, नौदा टोली, नौदा टोली, नौदा टोली। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? नर्मदा। क्या बात करते हैं? तो नवदा टोली। लगभग सभी अनाजों के साक्ष्य, लगभग सभी अनाजों के साक्ष्य यहाँ से, सभी अनाजों के उगाए जाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा कर रहे थे। वृषभी इनका धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माय डियर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला से परिचित नहीं हैं और ना ही वो नगरों में रहते थे। सबसे पहले चित्रित मृदभांडों के अवशेष हमें ताम्रपाषाणिक काल से ही मिलने लग जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर माय डियर? चलते हैं थोड़ा सा, कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं और इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। आहार या गिलिंद जो संस्कृति, इसका समय 2100 से 1500 ईसा पूर्व है। विशेष तौर पर राजस्थान के क्षेत्र में उदयपुर वाले हिस्से में है। इसी प्रकार से इसका एक बड़ा प्यारा सा ट्रिक याद रखिएगा, ये है आकाश। इसका ट्रिक अभी बता देता हूं मैं, पहले एक बार देख लूं फिर अभी ट्रिक बता देता हूं, सारी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां याद हो जाएंगी, बहुत जरूरी है वो। तो पहले एक बार देख लीजिए। फिर कायथा संस्कृति है, ये सारा इधर हमने ट्रिक लिखे, इसको ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक आपके अभी बता रहा हूं मैं। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, चंबल नदी क्षेत्र। सावलदा संस्कृति, ये 2300 से 2200 बीसी, महाराष्ट्र में धुलिया क्षेत्र है। प्रभास संस्कृति 1800 से 1200, गुजरात का तटीय क्षेत्र है। मालवा संस्कृति 1700 से 1200, नर्मदा नदी क्षेत्र में है। इन जरा प्रमुख स्थलों के एक बार ध्यान पूर्वक मेरे साथ देख लीजिए। ये ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं। कौन से स्थल है ये? तो ये ताम्रपाषाण काल के स्थल है डियर स्टूडेंट। इन स्थलों में क्या क्या खास, एक बार देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये एक प्लेस आप देख रहे होंगे, इसका नाम क्या है? एरण। एरण से क्या खास है? सागर के मध्य प्रदेश में है। ये ताम्रपाषाण काल की सबसे पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिलेंगे। तो ये वही एरण है जहां से बाद में गुप्त काल के सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलेंगे 510 ईस्वी का। फिलहाल याद रखिए ताम्रपाषाणिक स्थल भी एरण है, जहां से ताम्रपाषाण काल में सबसे पुरानी मानव बस्ती का साक्ष्य मिला, इससे मत भूलिएगा। इसके बाद माय डियर ये नरहन संस्कृति है। नरहन संस्कृति कई बार हम लोग पढ़ते समय आई ना, तो नरहन संस्कृति कैसी है ये? तो ये आप कहो सर ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। नरहन कैसी है? तो ताम्रपाषाणिक, तो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। और ये जो नरहन है, नरहन कहाँ है? जहाँ सोहगौरा है, यानी ये गोरखपुर में है। गोरखपुर बोले तो उत्तर प्रदेश। चलिए इसको याद रखिएगा।
चूंकि ये सवाल पूछा जा चुका है, इस नाते हमने इस पे हिंट किया। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो अगली महत्वपूर्ण बात होगी, ये आपके पास आ जाएगा मालवा। अगर हम इस मालवा के बारे में बात करें तो मालवा के बारे में आप ये जान लो कि कृषि संस्कृत के समृद्ध प्रमाण यहां से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आपको ये जानना होगा कि ये आहार आहाड़ ताम्रवती नामक स्थल राजस्थान वाला, ये आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती, तांबा वाली तो आपको पता ही है, ठीक है। इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थल दाइमाबाद है माय डियर। दाइमाबाद से क्या खास है, ताम्रपाषाण कालीन ये सबसे बड़ी बस्ती थी जो वास्तव में जोरवे संस्कृति से इसका रिलेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अतिरपक्कम है, आपने कहा था तांबे का पहला कुल्हाड़ी वाला औजार यही समय प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये सारे आप स्थल देखें, आपका ये सब ताम्रपाषाणिक स्थल ही हैं, चाहे वह बहादुराबाद हो, राजपुर परशु, दिल्ली, जोधपुर, गणेश्वर, नोह, सोहगौरा हो गया आपका, नारदा, कायथा, महेश्वर, सालवदा संस्कृति अभी आपको बताए थे, नौदा टोली जहां से लगभग सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, नौदा टोली आपका हो गया ये। और इसके बाद माय डियर जोरवे महाराष्ट्र का हो गया। और इसके बाद नेवासा से खास बात है पटसन और रेशम का, नेवासा से पटसन और रेशम धागा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आप साथियों को मिलता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे मैप के माध्यम से समझ ली है। मैं अपनी पुरानी बात को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जहां पे मैं आपको बता रहा था कि भाई देखिए ये जो संस्कृतियां थी, तो यहाँ पे संस्कृतियों का जो हमने आपको ट्रिक इस्तेमाल यहाँ पे कराया था, इनमें कह रहा था कि एक रा फॉर रंगपुर की संस्कृति हो जाएगी, जो फॉर जोरवे संस्कृति हो जाएगी। आपको यहां पे मैंने बताया कि देखो भाई, हाँ आता हूं, एक सेकंड में यहाँ पे आपके लिए जो बताना चाह रहा था, संस्कृतियां पीछे मैंने बताया था, अच्छा ये था। अगर इन संस्कृतियों के लिए मैं बात करता हूं कि भाई देखिए संस्कृतियां आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया क्या सभी लोगों ने, एक बार बताइएगा। तो अगर ये संस्कृतियां आपने समझ लिया तो इसमें आपने एक ट्रिक लिया, यहां से कहता आकाश प्रमा। तो अगर आकाश प्रमा कहेंगे तो आज से हो जाएगी आहार, का से कायथा, सा से सलवदा, प्र से प्रभाष, मा से मालवा। और उधर अभी हमने दिखाया रजो, तो वो क्या था आपका, रजो में आपका रंगपुर संस्कृति, लास्ट में जोरवे हो जाएगी। इतने से आपका एक ट्रिक कंप्लीट होगा, सारी संस्कृतियां आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इसको आप लोग यहाँ पे ट्रिक को नोट कर सकते हो, आकाश आकाश प्रमा, आकाश प्रमा रजो, ये सारी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का क्रम कभी नहीं भूलेगा। आकाश प्रमा रजो, तो आ से आहाड़, का से कायथा, सा से सालवदा, प्र से प्रभाष, मा से मालवा, और रा से आपका क्या हो जाएगा रंगपुर, और जो से जोरवे। एक बार सारे लोग ट्रिक को कमेंट बॉक्स में लिखो, आकाश प्रमा रजो, आकाश प्रमा रजो। भाई कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए जरा ताम्रपाषाण के कुछ स्थलों को एक बार आपकी यात्रा कराते हुए आगे बढ़ा देता हूं। ताम्रपाषाण काल के स्थल माय डियर, शायद यहाँ पे फोटो ना दिख रहा होगा तो मैं फोटो गायब करता हूँ, फोटो गायब करूँ नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं ना। तो देखिए फोटो गायब करता हूँ मैं यहाँ से। तो एक बार रिवीजन कर लो आप लोग मेरे साथ, ये सारे के सारे ताम्रपाषाणिक स्थल माय डियर। और इनमें सबसे पहले बलूचिस्तान एरिया में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की जो संस्कृति है वो आपकी बलूचिस्तान संस्कृति कहलाएगी। यहाँ का सबसे खास स्थल आपका हो जाएगा मेहरगढ़, जिसमें नाल, कुल्ली, क्वेटा जैसी संस्कृतियों का अध्ययन हम लोगों ने करना है आज। फिर आपका दूसरा ताम्रपाषाणिक स्थल सिंधु क्षेत्र में आएगा। यहाँ पर हम दो संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे जी, एक आपकी आमरी संस्कृति होने वाली है और दूसरी कोटदीजियन संस्कृति हो जाएगी। इसी प्रकार से राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में जब आप आ जाएंगे मेरे भाई, यहाँ का 3 हिस्सों में डिवाजन हम कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। अगर हम राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाएं तो यहाँ से सोथी यानी कालीबंगल संस्कृति के बारे में बात करूंगा। राजस्थान के उत्तर पूर्वी में गणेश्वर संस्कृति हमें प्राप्त होती माय डियर, और इसी गणेश्वर संस्कृति को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। अभी बताया है गणेश्वर संस्कृति, और ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में
बनास संस्कृति जिसे अहाड़ या गिलिंद के नाम से हम समझेंगे। यहाँ से गणेश्वर संस्कृति के बारे में आपने कहा कि भाई ये तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है और खेतड़ी झुंझुनू से तांबे की खान के ही ये निकट है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। पश्चिमी महाराष्ट्र में आप देखिए यहाँ पे दो संस्कृतियां डेवलप हो रही हैं। एक तो सालवदा संस्कृति है, गुजरात महाराष्ट्र सीमा ताप्ती नदी के आसपास। जोरवे संस्कृति है, सबसे दीर्घ काल तक ये जीवित रहती है। इसके प्रमुख स्थलों में दाइमाबाद, इनाम गांव, नेवासा और सोंगावोन है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति है और यहाँ पे एक स्थल है गुनगेरिया से सबसे बड़ी ताम्र निधि के प्रमाण आपको मिलते हैं। हमारे यूपी में आइए, यहाँ पे आर्चरी, कलर्ड पॉटरी संस्कृति अतरंजी खेड़ा से, तो यहाँ पे अतरंजी खेड़ा को आप देख पाएंगे। बाकी संस्कृति के बारे में हमने बात कर दी है। एक बात याद रखिएगा, आकाश प्रमार्जो, अभी हमने पीछे ट्रिक बताया था, क्या बताया था जी? आकाश प्रमार्जो कहाँ बताया था? यहाँ कहीं पे आकाश प्रमार्जो, आकाश प्रमार्जो, तो ये हम आपको बता ही चुके हैं। तो अब सीधे हमें आने यानी ताम्रपाषाण काल के लोग क्या हैं, लेखन कला से अपरिचित हैं और आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती आप जान चुके हो। मेरे भाई, इसी के साथ विश्व की प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के एक बार कंपेयर करिए और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मेरे साथ समझिएगा। राइट, देखिए सबसे पहले इनके लक्षण यहाँ पे लिखे हैं और इसके बाद में लक्षण लिखने के बाद अब जैसे देखिए यह मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया किस नदी के आसपास विकसित होती है? तो दजला और फरात नदी के बीच में ये डेवलप होती है। वहीं पे मिस्र किस नदी के तट पर विकसित होती है? तो नील नदी होगी। और चीन हुआंगहो नदी के तट पर। वहीं पे भारत सिंधु नदी के तट पर संस्कृतियों का विकास होगा। अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया का आधुनिक शहर इराक और कुवैत है। मिस्र का तो मिस्र होगा। चीन का उत्तरी चीन। भारत में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिमी पंजाब, सिंध का क्षेत्र होगा। अगर मैं बात करूं परिवहन, तो मेसोपोटामिया में परिवहन नौका पोत है। मिस्र में स्थलीय और समुद्री है। चीन में रेशम मार्ग था माय डियर, और भारत में स्थलीय और समुद्री था। अगर भाषा और लिपि की बात करें तो मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर है, मिस्र की चित्राक्षर है, चीन की चीनी भाषा है और हमारे यहाँ हड़प्पाई जो अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। धर्म की बातें करूं तो मेसोपोटामिया में धर्म के तौर पर सूर्य, चंद्रमा, आकाश और प्रजनन की पूजा हो रही है। मिस्र में नए शहर के देवता और मंदिरों का निर्माण है। चीन में अनेक देवी देवताओं की पूजा है और हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में भारत में मातृदेवी और लिंग पूजा के प्रमाण पाते हैं। शासक वर्ग की बातें करूंगा, मेसोपोटामिया में पुरोहित और राजा तथा अभिजात वर्ग मिलेंगे, लेकिन मिस्र में पुरोहित और राजा को फराओ कहा जाता था। चीन में शांग है और भारत में राजा शासन करेगा। सामाजिक वर्ग की बात करें तो यहाँ पे व्यापारी, दास और सामान्य जन है मेसोपोटामिया में। मिस्र में किसान, व्यापारी, शिल्पकार हैं। चीन में किसान, व्यापारी, शिल्पकार हैं। भारत में किसान, व्यापारी और पशुपालक हैं। स्मारक की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया का कोई स्मारक नहीं है। मिस्र में पिरामिड है, चीन में चीन की दीवार है और भारत में विशाल स्नानागृह है। मिस्र की नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। मेरे ख्याल में ये पूरा एक खजाना है जहाँ सारे विश्व के आपने संस्कृतियों के सारे महत्वपूर्ण स्थल, उन कौन सी नदी किनारे हैं वो, उनके आधुनिक शहर, उनके परिवहन, उनकी भाषा, लिपि, धर्म, शासक वर्ग, सामाजिक वर्ग, स्मारक, सब कुछ आपने एक साथ में जान लिया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बेहिचक कमेंट करिएगा, आपके हर जरूरी कमेंट का जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया माय डियर, हम आगे लेके आते हैं। अब आइए ताम्रपाषाण के कुछ स्थल और वहां से आपके काम का जो कुछ है हम उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आइए हम आपको नौदा टोली में लेकर चलें और ये जो नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, इस स्थल की खोज करेंगे एच.डी. संकालिया, हसमुख धीरजलाल संकालिया। इंदौर के निकट ये नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। चित्रित काले और लाल मृदभांड, जिनको हम मालवा मृदभांड के नाम से जानते हैं। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। इतनी महत्वपूर्ण चीजें आपकी नौदा टोली की। आइए ताम्रवती की बात करते हैं। तो ताम्रवती राजस्थान में हो जाएगी आपकी। आपको याद है ताम्रवती मतलब आहार या आहार। यहाँ से काले और लाल मृदभांड जिन पर सफेद रैखिक चित्र सजाए रहते थे। दायमाबाद महाराष्ट्र में माय डियर। गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। याद रखना, सवाल खूब आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। रथ चलाता हुआ मानव है, सांड, गैंडा,
और हाथी, ये सब तांबे का है, ठोस धातु से बना है। यहीं से कलश समाधान के प्रमाण है, कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। बच्चों में स्कर्वी रोग का प्रमाण भी हमें दायमाबाद से मिलता है। चलिए, इनाम गांव महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मानव बस्ती का साक्ष्य, मातृ देवी की प्रतिमा और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य। निवासा महाराष्ट्र में पटसन का यहाँ पहला साक्ष्य। यहाँ के मृदभांड लाल तर पर काले डिजाइन वाले चाकों से बनाए गए बर्तनों के प्रमाण हमें नेवासा से प्राप्त होते हैं। माय डियर, ये बातें आपने कर ली धातु युग की। आइए इसके दूसरे पोर्शन पर हम आपको कांस्य युग में लिए चलते हैं। कांस्य युग में लिए चलते हैं। हाँ, एक बात और मैं कर लूँ कि अगर आप लोगों को लगता हो कि भाई वीडियो मजा नहीं रही, आप लोग लाइव ही पढ़ना चाहते हो, तो हमें परेशानी नहीं है, तो हम लाइव भी क्लास दे सकते हैं। लेकिन हमने अपना उद्देश्य बताया था ताकि आप जितने कम समय में इतना लंबा लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, शायद लाइव में ना हो पाए तो ठीक है। और लाइव में जब क्वेश्चन आंसर होते तो आपका मन भी लगा रहता है, और जब क्लास होगी तो एकाग्रता से आप सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे अपने हिसाब से, इसीलिए हमने वीडियो दिया। बाकी आप जो चाहिए लाइव या वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाना हमें आपके लिए ही है, क्योंकि हमने वीडियो को पसंद किया। अगर आप लाइव पसंद करोगे तो आपकी जो पसंद है वही मुझे भी पसंद रहेगा, तो आप कमेंट कर देना। आइए कांस्य युग के बारे में आपको समझाते चलें। मेरे प्यारे साथियों, जब कांस्य युग की बात करता हूं तो यहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और सिंधु घाटी में कांसे के उपकरण मुख्यतः व्यवहार में लाए जाते थे। इसी से ये युग कांस्य युग के नाम से जाना गया। ताम्र युगीन ग्राम संस्कृतियों के साथ साथ कांस्य युगीन शहरों की स्थापना कर दी। भारत में इस युग में हड़प्पा संस्कृति का उदय और विकास होता है। भारत में पहली बार शहरी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान होती है। अब आइए हम आपको धातु युग के बाद में लौह युग के बारे में बता दें। आयरन एज, मानव सभ्यता के विकास के क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास से ही सीख लिया था, लेकिन इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक सीमित रहा। 1200 ईसा पूर्व के आसपास फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और यूनान के निवासी लोहे के औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार 1200 ईसा पूर्व से लौह युग का आरंभ होता है, लेकिन भारत में लौह युग का आरंभ 1000 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है, जब हमें अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। माय डियर, पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि भारत में सबसे पहले लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों के द्वारा किया गया, ऐसा मार्टिमर व्हीलर का मानना है। लेकिन सबसे पहले उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। बात करूं अथर्ववेद की, अथर्ववेद में लोहायश और श्याम अयश शब्द का इस्तेमाल मिलता है। विद्वानों ने लौह शब्द को तांबे के अर्थ में लिया है और श्याम शब्द को लोहे के अर्थ में प्रयोग किया। कोई बात नहीं। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख होगा, और निश्चित तौर पे हल कैसे होंगे, लोहे के बने होंगे। ऋग्वेद में कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उल्लेख है, जो लोहे के बने थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, पांचाल नरेश दियोदास को दासराग युद्ध में लोहे की तलवार देकर युद्ध में सहायता इन्होंने किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। कन्नौज नरेश अष्टक अपने पुत्र का नाम लौही रखे थे। भारत में मध्य प्रदेश की अगारिया जनजाति द्वारा देशी तकनीक द्वारा लोहा तैयार किया जाता था। सामान्यतः ही माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था। लोहे से जुड़ा हुआ कुछ एक नवीनतम तथ्य सामने आया माय डियर, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, आप उसे समझें। ये घटना 9 मई 2022 को तमिलनाडु के कृष्णगिरी में मैला डुमपराई से लोहे के औजार मिले, जो कि भारत में सबसे पुरातन माना गया है। और ये प्रमाण 2172 ईसा पूर्व से पहले का है, जबकि हमें पता है कि लोहे का विश्व स्तर पर प्रचलन एशिया माइनर तुर्की से हित्ती शासकों द्वारा 1300 ईसा पूर्व में किया गया। भारत में अभी तक हम मानते हैं कि यूपी के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा है, जो कि गंगा की सहायक काली नदी के किनारे है। माय डियर, पहली बार कृषि लौह उपकरण का इस्तेमाल 1000 ईसा पूर्व में हुआ, और इसकी खोज 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी।
खुदाई आरसी गौर के नेतृत्व में हुई। लेकिन अगर हम नवीन शोधों पर भरोसा करेंगे तो ये जानकारी अब गलत हो जाएगी। और ये जो सूचना है ये वास्तव में इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार उसमें आई थी माय डियर। फिलहाल अभी आपको पहले की तरह ही अतरंजी खेड़ा उत्तर देना है, अपडेट रहना है। अगर इतिहास कांग्रेस में यानी इतिहास के विद्वानों में ये बात साबित हो जाती है कि महिला डुमपरई में ही लोहे का प्राचीनतम औजार है, तो भविष्य में तब हम अतरंजी खेड़ा की जगह उत्तर देने लगेंगे कि भैया कि महिला डुमपराई से लोहे का पहला साक्ष्य मिला। फिलहाल अभी आप अतरंजी खेड़ा देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओके जी, आइए लौह काल के विभाजन को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि भाई लौह काल का विभाजन, लौह काल के विभाजन में जो पहला चरण होगा 1300 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये अत्यंत सीमित क्षेत्र में है। इराक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला हिस्सा, हल्लूर, कर्नाटक भारत में। दूसरा चरण माना जाता है 1000 से 800 ईसा पूर्व का। ये संपूर्ण गंगा क्षेत्र और कर्नाटक में उत्तरी भारत, दक्षिण भारत कुछ हिस्से इसमें आएंगे। तीसरा चरण 800 से लेकर 500 ईसा पूर्व का है। इसमें भारत के अधिकांश क्षेत्र में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत यानी महापाषाणिक संस्कृतियां भी इसमें शामिल हैं। माय डियर, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाल के वर्षों में लौह युग के आरंभ का संबंध चित्रित धूसर मृदभांड से जोड़ा गया है, जिनमें सबसे पहले अहिच्छत्र के उत्कृष्ट मृदभांडों और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदभांडों का उल्लेख है। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन यानी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यही वो कारण है इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये मृदभांड संस्कृति है क्या? तो जवाब है कि मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, और इसी मृदभांड को क्या कहते हैं? पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं माय डियर। यहाँ पे एक विद्वान है फ्लिंडर्स पेट्री, पुरातत्वविद हैं। सबसे पहले इन्होंने ही मृदभांडों की खोज की हुई थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ लौह उपकरण मिलने वाले स्थलों का एक डायग्राम है, थोड़ा सा इसे आप एक बार देख लीजिए, मेरे साथ समझ लीजिए। अगर मैं इन स्थलों की तरफ आपको थोड़ा सा बता दूं तो आपको ये पता चलेगा कि लौह प्राप्ति वाले उपकरण के स्थल माय डियर, इनमें ये देखिए एक स्थल है जखेड़ा, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, और इस जखेड़ा से लोहे के कृषि उपकरण मिलते हैं माय डियर। ये आपका अतरंजी खेड़ा है, जहां भारत में लोहे का पहला साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में मिला है, एटा जिले में आपका पड़ेगा माय डियर। और इसके बाद में ये तो आपने पढ़ा कि भारत में लोहे के आगमन, लोहे का प्रचलन उत्तर वैदिक काल के बीच में आता है, सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। फिर भी 1000 ईसा पूर्व से गांधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान क्षेत्रों में लोहे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। और इस समय की जो संस्कृति अर्थव्यवस्था वैदिक काल के आसपास की तुलना करने में ज्यादा आसान है। खैर हमारे पास लोहे का साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से मिलता है 1000 ईसा पूर्व। माय डियर, ये स्थल हल्लूर है। हल्लूर कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है। तीरों और भालों के लोहे युक्त हथियार यहाँ से मिले, इस नाते हमें याद रखना चाहिए, यहाँ पे हमें हाथ याद रखना चाहिए। ये देखिए आपका नोह नामक स्थल माय डियर, और ये आपका जोधपुरा है। हत्था लगे हुए छेद वाले कुठार यहाँ से मिले हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। हम बात अपनी मृदभांड संस्कृतियों की कर रहे थे, तो मृदभांड संस्कृतियों का नामकरण उन बर्तनों की विशिष्टता दर्शाने वाले रंग, चित्र और चमक के आधार पर किया गया। यही तत्व संस्कृत की मुख्य पहचान होती है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आया, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कहते हैं विश्व में मृदभांड के सबसे पुराने साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा इसका आप लोग ध्यान रखिएगा अपने आगामी परीक्षा के लिए। लौह प्रयुक्त संस्कृतियां क्या है, थोड़ा इन्हें आप समझ लें। आप लौह प्रयुक्त संस्कृतियां क्या होती हैं माय डियर, आप इसे सभी लोग जानिए और आगे बढ़िए। किसी कोई परेशानी तो नहीं? इतना धैर्य के साथ अगर आप बने हैं तो अपने आप में सफलता की कहानी आपकी कहती माय डियर, क्योंकि मैं तो हंसा भी नहीं रहा हूँ, सीधे पढ़ा रहा हूँ। लौह प्रयुक्त संस्कृतियां, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू संस्कृति, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति यानी एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति, दक्षिण भारत की महापाषाणक संस्कृति, इन्हें लौह प्रयुक्त संस्कृतियां भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पीजीडब्ल्यू की बात करूंगा। चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर या स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड होते हैं। इस संस्कृति में मृदभांड चाक के पहिए से बने हैं।
और इस संस्कृति का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका विस्तार दोआब सहित ऊपरी गंगा घाटी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरी राजस्थान मिलता है। इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौह उपकरण के अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है आपका। अगर मैं बात करूंगा उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड NBPW की, इस प्रकार के मृदभांड आरंभ में उत्तर भारत में मिले, लेकिन इसके नाम में उत्तरी शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले ये तक्षशिला से हमें प्राप्त हुए थे, कोई बात नहीं है। और इसके बाद इस संस्कृत के मृदभांड चाक के पहिए से बनाए गए हैं। इस संस्कृत की जो कालावधि 600 से 300 ईसा पूर्व है, जिनमें महाजनपद, बुद्ध, मौर्य काल के इनको माना जाता है। इनका जो विस्तार है वो उत्तरी मैदान में, मध्य भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है, दक्कन, आंध्र प्रदेश में है। और ये भी जान लीजिएगा कि सारे के सारे आपके क्या हैं, यहाँ साक्ष्य मिलेंगे, लोहे से संबद्ध थी और बाद में ये द्वितीय नगरीकरण में बदल जाएंगी। तो माय डियर, आज का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सब लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा और इसके बाद अगली जो क्लास आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति। और जैसे ही हड़प्पा संस्कृति आएगी माय डियर, अब यहाँ से सवालों की भरमार हो जाएगी और आपके हर डाउट्स को, यानी एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें दी हैं और साथ ही साथ अगर कोई नवीनतम खोज हुई है, शोध हुआ है और उस पर कोई विद्वानों की एकमत राय आई है, उस हर बात से हम आपको अपडेट कराएंगे। ठीक है, आप निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कमेंट देंगे। बाकी आपको याद है कि आपकी लाइव प्रैक्टिस डेली होती है शाम को 7 बजे कीर्तिमान एकेडमी वाले चैनल पर, और कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल वाले पे 3 क्लासेज आपकी आती हैं, रात में 8:15 बजे, रात 10 बजे, रात 11:15 बजे। आप आराम से जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। आप पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज करके अगली क्लास को पढ़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।